नमस्कार दोस्तों। कॉस्मोपॉलिटन स्टडी एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा एनसीईआरटी का प्लान चल रहा था हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी आज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जैसा कि ज्योग्राफी में मैंने आपको क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, तो आज एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर देखेंगे। जैसे कि मेरा जो मेनली फोकस पॉइंट है तो इस बात पर है कि जैसा कि एनसीईआरटी तो सब लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में भी बहुत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिल जाते हैं। तो काफ़ी लोग पढ़ते हैं बट उनको ये नहीं पता होता इसमें क्या हमारी इम्पोर्टेंट वर्क है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। वो एक कहानी के रूप में पढ़ लेते हैं जिससे उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता और ना ही वो समझ पाते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और किस चीज़ के बारे में हमें और जानना चाहिए। तो जैसे कि अगर आपने पहला चैप्टर देखा है तो उसमें मैंने आपसे 5 to 6 क्वेश्चन किए थे कि अगर वो क्वेश्चन आपने सर्च किया होगा उसका आंसर तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्लियर होता रहे और आपकी क्यूरी भी, आपके माइंड में क्यूरियोसिटी भी आए कि हाँ क्या है चैप्टर में, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। उस क्वेश्चन का आप रिप्लाई देंगे तो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा पूरा चैप्टर। जैसे कि सौरमंडल में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें बेसिक सी डेफिनेशन, बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप कहीं भी पुट करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसके लिए। तारे की डेफिनेशन है, ग्रह की है, खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, और डायरेक्शन बता रखा था कि ध्रुव तारा कौन सी डायरेक्शन बताता है। और हमने जाना था कि सप्तऋषि, मेनली फोकस पॉइंट जो हमने बताया था कि सप्तऋषि जो है किसका पार्ट है, आर्सा मेजर का पार्ट है। ये जो 7 तारों का समूह है ये आर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, इसमें से 5 से 6 पॉइंट काम के थे आपके जो मैंने आपको कलेक्ट कराए थे कि यही पॉइंट आपको पढ़ना है, अदर कोई पॉइंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए। और प्लैनेट के बारे में बताया था और मैंने बताया था आपको जैसे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे धीमी गति करता है, घूर्णन गति करता है, ये भी बताया था। और ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे तेज़ घूर्णन गति करता है, मैंने कंप्लीट बताया था। जैसे कि अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में। जैसे कि मैं पेपर देखता रहता हूँ एसएससी के, यूपीएससी के, कि आपको बता सकूँ क्या फैक्ट, कौन सा फैक्ट आया हुआ था एनसीईआरटी से, इसलिए मैं पेपर देखा करता हूँ को आपको अच्छे से नॉलेज दे सकूँ, आपको समझा सकूँ और आपके पेपर के विषय में जान सकूँ क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए पढ़ाने में और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शनल जो थे क्वेश्चन इसमें पुट आउट हो जाते हैं सीधे सीधे, तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज चलिए हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड चैप्टर जो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि जो भारत डायरेक्शन आप जानती हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको मैप बना के। ठीक है, चलिए बताते हैं, एक सेकंड। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास अभी उतना इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं आपको अच्छा सा मैप बना के बता पाऊँ, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समझने के लायक मैं बना दूँ जिससे कि आप समझ सकें। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका इंडिया है, ये त्रिपुरा, ये बांग्लादेश का प्लेस छूट गया, और ये, ठीक है। तो इसका जो लैटिट्यूड पड़ता है, लैग्नीट्यूड, लैटिट्यूड आपका ये जो लेटा हुआ पार्ट, लॉन्गिट्यूड जो ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 8.4 से लेके 37.6 तक पड़ता है, जो हमारा मोस्ट साउथर्न उत्तर का पॉइंट है, जो मोस्ट उत्तर का पॉइंट है। ठीक है, 37.6 जो हमारा लास्ट पॉइंट पड़ता है
वो कौन सा ग्लेशियर पड़ता है, ग्लेशियर का नाम आप बताइएगा। ठीक है, ठीक है, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप सर्च करेंगे मैप में तो आपको बेनिफिट होगा। और जो हमारा यहाँ पे लैटीट्यूड पड़ता है सबसे लास्ट, जो गौरमाटा ज़िला पड़ता है, गुजरात में है गौरमाटा। तो गौरमाटा में जो 68.7 से लेके ये आपका लास्ट में नागालैंड में आपका पड़ता है एक ज़िला, क्या नाम है उसका आप बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे किबिथ पड़ता है, किबिथ। ठीक है, नागालैंड में वो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा। और जो है 97.25। ठीक है, 97.25। ठीक, 8.4 से 37। और लास्ट में यह आपका मोस्ट दक्षिणतम पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी पे, कन्याकुमारी जैसे कि ये जो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मोस्ट छोटे से छोटा पॉइंट बताया जाता है कि ये अदर है, बट ये जो स्टैंडर्ड बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये आपका ग्लेशियर पड़ता है, ग्लेशियर का नाम आप बताएंगे कौन सा ग्लेशियर पड़ता है। यह मैंने आपको बता दिया, गौरमाटा है। ये आपका किबिथ है जहाँ पे लास्ट पड़ता है। और जो यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किस किस स्टेट से गुजरती है, इसके लिए शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। जैसे कि इसके लिए जो शॉर्टकट है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, मित्र पर गमछा झार। मैं बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ फुल फॉर्म। ठीक है, कि क्या किससे, मित्र, पहले लिखिए मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। तो मित्र से जैसे कि आप समझ रहे होंगे, चलिए मैं बताता हूँ सीक्वेंस से, उसके बाद आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ये आप चलेंगे तो सबसे पहले पड़ता है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, तो इसकी जो शॉर्टकट है मित्र, मी से मिज़ोरम, ता से त्रिपुरा, ठीक है, पा से पश्चिम बंगाल। ठीक है, मित्र पर हो गया पश्चिम बंगाल। अब आगे आइए, जैसे कि झा से मित्र पर गमछा एक सीक्वेंस रखेंगे तो अच्छा रहेगा। गा से गुजरात और माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, बता दें सीक्वेंस। और इसमें आप याद रखिएगा कि झारखंड की जो राजधानी है रांची, तो रांची जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। ठीक है, जो रांची है झारखंड की राजधानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। ठीक है, ठीक है। और जो हमारा मेन टाइम है 82.5 ईस्ट, कहाँ से गुजरता है, किस किस स्टेट से, ये भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको चैप्टर का जो पूरा कोर है आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको पढ़ के बता दूंगा। तो उसमें जो जैसे कि जो क्वेश्चन आते हैं लाइन टू लाइन आती है, तो क्वेश्चन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस रीज़न से मैं लाइन टू लाइन आपको बता भी दूंगा पढ़ के। तो लाइन टू लाइन आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हाईलाइट कर दूंगा, वो नोट कर लीजिएगा लाइन टू लाइन, उसी से क्वेश्चन आएगा अगर मैं भी इस एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, ये गुजरती है हमारे, तो ये पहले उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, मेन टाइम 82.5 ईस्ट। कौन सी है ये भी याद रखिएगा, ईस्ट है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें ईस्ट लिखा होता है, वेस्ट लिखा होता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ये याद रखिएगा 82.5 ईस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं ये चैप्टर में क्या बताया गया है, इसके वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। इसके जो कोर है, बिटवीन जो लाइन छिपा हुआ है उसको जानते हैं। हमें लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, बिटवीन द लाइन पढ़ना है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं, उत्तर दक्षिण ध्रुव पर चौड़ी, चपटी अथवा मध्य में थोड़ी
उभरी हुई है। जैसे कि पिछले चैप्टर में मैंने बताया था आपको, पृथ्वी कौन सी गति करती है, सूर्य का जो परिक्रमण कर रही है कौन से पथ पर कर रही है, परवलयकार है, अपरिवलयकार है, या वृत्ताकार है, या दीर्घ वृत्ताकार है। तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि हर क्वेश्चन आप पूछ ही रहे हैं बता नहीं रहे हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार गति करती है, या उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी है। देखिए इसके जी, मध्य में ध्रुव पर थोड़ी चपटी हुई है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ओके, आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ग्लोब के बारे में बता रहे हैं, ग्लोब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब अथवा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उसे इस प्रकार घुमाया जा सकता है। जैसे देखिए ग्लोब के बारे में बता रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन पॉइंट है उसी पढ़ते हैं। ग्लोब पर महाद्वीप महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। जैसे कि आप ग्लोब देखते हैं, पृथ्वी जैसे इसमें बताया जो जा रहा है, इम्पॉर्टेंट बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, तो इस पर हम कैसे जानेंगे कि महासागर कौन सी स्थिति में है, कितनी दूरी पर है, क्या डिस्टेंस है। तो इसके लिए काल्पनिक रेखा खींची गई। ठीक है, काल्पनिक रेखा जिसे हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ये कोई रेखा नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक तरीके से बता दिया गया कि यहाँ से ये रेखा गुजरती है, इतना पॉइंट है, इतना पॉइंट है, एक डिसाइड कर दिया गया, सभी लोग उसी को मानते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। बता रहे हैं कि ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। सुई में दिखा रहा है, देखेंगे आप यहाँ पे, ये देखिए उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखने इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसे विषुववृत्त कहा जाता है। देखिए बता रहा है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तर विषुववृत्त बताया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए, मैं बताता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से। ये आपकी पृथ्वी है, जैसे कि खुली में ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है। ठीक है, तो ये जो आपकी है मीडियन है, जो 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक, यहाँ से एक रेखा गुजरती है और यहाँ से एक, ठीक है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, फिर यहाँ से 63 से गुजरती है, 63.17। ये जो रेखा होती है कितनी डिग्री से गुजरती है, 23.1/2 से। ठीक है, 23.5 डिग्री। और ये भी 23.12। ठीक है, और यहाँ से एक रेखा गुजरती है, जो ये पॉइंट है इसका, ये उत्तरी ध्रुव है। जैसे ये देखो पॉइंट दिखा रहा है कि उत्तरी ध्रुव, और आपका जो ये पॉइंट है ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे देखेंगे आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक, वही बता रहा है कि ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अक्षांश कहते हैं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को। ठीक है, जो ये वृत्त बने हुए आपके, ये देखिए, ये जो वृत्त टाइप में, इन्हें समांतर अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश है ये। विषुवत वृत्त 0 अंश
अक्षांश को दर्शाता है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 है, अतः इसका माप 360 का यानी 1/4 90 अंश, इस प्रकार 90 अंश उत्तर ध्रुव बता रहा है तथा दक्षिण में बता रहा है 90 डिग्री कि 90 डिग्री अंश दक्षिण अक्षांश पे। ठीक है, ये बता रहा है, मैंने आपको बता दिया जैसे कि 360 डिग्री पर 90 डिग्री ये आपका, और ये आपका 90 डिग्री, और वो पॉइंट आपका 90 डिग्री, ये दक्षिण का 90 डिग्री पॉइंट है, वो उत्तर का दक्षिण। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे कि ये आपकी जो रेखाएं हैं, ये जितनी भी लेटीट्यूड गुजरेंगे यहाँ से, इन्हें दक्षिणी वृत्तांश का अक्षांश कहा जाएगा, और जो विषुव है आपका मेडिटेरियन, उसके होंगे जो मीडियन जो है, मीडियम के ऊपर जो होंगे उन्हें उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के समान सभी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें एक पॉइंट जो पड़ता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर पड़ता है, ब्राज़ील में जो दक्षिण अमेरिका में है बेलो हॉरिजॉन्टे, दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित हैं 20 डिग्री। ठीक है, जैसे कि दक्षिण में आप देखते हैं महाराष्ट्र जो हमारा है, महाराष्ट्र में 20 डिग्री पे, हमारे महाराष्ट्र में कौन सा ज़िला या गांव का दे रखा है नाम, चंद्रपुर। तो ब्राज़ील आप देखते हैं, ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, उसका बेली हॉरिजॉन्टे जो पड़ता है आपका पूर्वी साइड में ही पड़ता है, बेलो हॉरिजॉन्टे, वो भी सेम अक्षांश पे स्थित है। जैसे कि अंतर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमारा जो महाराष्ट्र है उत्तर में स्थित है, उत्तर अक्षांश पे, और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो दक्षिण में स्थित है। ठीक है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है। देखिए ये बता रहा है 20 अंश उत्तर में है, लेकिन जो बेलो हॉरिजॉन्टे है विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, ये बता रहा है जो मैंने आपको बताया कि देखिए उष्णकटिबंध विषुवत वृत्त, और ये आपकी कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये दक्षिणी ध्रुव व्रत है, ये उत्तरी ध्रुव व्रत है, ये दक्षिणी ध्रुव है। जैसे कि जानते हैं दक्षिणी ध्रुव कोई लास्ट जो पॉइंट हमारा पड़ता है वो कोई व्रत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट के रूप में है। तो उससे लास्ट जो पॉइंट है हमारा 90 डिग्री, उसे हम कोई व्रत के रूप में नहीं मानते हैं, उसे सिर्फ एक बिंदु के रूप में मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में है। ठीक है, तथा दक्षिण ध्रुव जो है 90 डिग्री दक्षिण में है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध बता रहे हैं। उत्तर गोलार्ध में कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23 डिग्री दक्षिण में। जैसे कि मैंने बताया आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, इसमें 23 डिग्री दे रखा है बट 23.5 डिग्री पे है। ठीक है, और 66 डिग्री पे उत्तर में विषुव रेखा विषुवत वृत्त जो पड़ता है, उसी प्रकार से दक्षिण में भी विषुवत वृत्त जो पड़ता है दक्षिण ध्रुव वृत्त, वो 66 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, अब बताया गया इसमें कि हम उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं और शीतोष्ण कटिबंध उपोष्ण कटिबंध के विषय में बताया गया है। तो देखिए बता रहे हैं कि कर्क रेखा से एवं मकर रेखा का जो बीच का भाग होता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ कोई फिगर बना के इसलिए समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, तो ये आपका विषुवत है और ये आपका 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मकर रेखा। ठीक है, सॉरी कर्क रेखा, मकर रेखा नहीं कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा है। ठीक, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और विषुवत रेखा जो गई है, इसका जो बीच का क्षेत्र है इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंध, ठीक है, उष्ण कटिबंध कहते हैं इसे। ठीक है, और ये से ही सेम यहाँ पे होगा ट्रॉपिक ऑफ जो
कैप्रिकॉर्न होगा, मकर रेखा और विषुव के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे उष्णकटिबंध कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखेंगे जो सूर्य होता है हमारा उत्तरायण होता है तो मैक्सिमम जो जाएगा 23 साढ़े 23 डिग्री तक जाता है, और दक्षिण में जब जाएगा तो मैक्सिमम 23.5 डिग्री जाएगा। तो ये डेट कब होती है? जैसा कि अभी क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी पेट के पेपर में कि बसंत विषु कब होता है, बसंत विषु पूछा गया था। ठीक है, तो जैसे कि अगर क्वेश्चन उसी तरीके से सेम पूछा जा सकता है कि मकर रेखा पे से सूर्य कब सीधी रेखा में होता है, तो मकर रेखा पे जो होता है 21 जून को होता है, आप याद रखिएगा। और जो विषु होता है बसंत विषु वो 21 मार्च को होता है। ठीक है, तो जैसे कि सूर्य यहाँ से 21 मार्च के बाद सूर्य ये पहुँचता है 21 जून को, फिर यहाँ से सूर्य फिर से दक्षिण होने लगता है, फिर आता है 22 सितंबर को। ठीक है, 22 सितंबर में दक्षिण में जाता है, तो यहाँ पे होता है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर से फिर विषु पे आ जाता है। ये प्रक्रम चलता है आपका 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर और 22 दिसंबर। इसमें 1-2 दिन डिफरेंस भी हो सकता है कि कभी 21 मार्च की जगह 22 मार्च या 21 जून की जगह 22 जून, बट जो डेट देते हैं उसमें ये सेम देते हैं कि 21 मार्च देंगे या 22 मार्च। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आपका ये रेखा होती है मकर रेखा, और यहाँ पे आपका जो दक्षिण ध्रुव व्रत होता है, तो इसका जो बीच का भाग होता है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, कि ये उष्ण कटिबंध होता है। और जैसे कि मैं न्यू फिगर बनाता हूँ उसमें बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये विषुव रेखा है, और यहाँ से मकर रेखा गई है, और ये आपकी कर्क रेखा। ठीक है, ये उत्तरी व्रत है और ये दक्षिणी व्रत। ठीक है, तो जो ये पार्ट है इस पार्ट को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये जो पार्ट है इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ये बताया गया है। चलिए हाईलाइट कर देता हूँ पॉइंट में। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अंश दो पर सूर्य नहीं होता, तिरछी रेखा पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत जो बताया गया था कितनी डिग्री लाइन होती है 66 डिग्री, 66 डिग्री। ठीक है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव के व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं इस क्षेत्र को। और जो मकर रेखा के बाद उत्तरी ध्रुव पड़ता है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी जो ध्रुव पड़ता है व्रत, जो उत्तरी ध्रुव व्रत आपका ये पड़ता है, ये आपका 66 डिग्री जो होता है उत्तरी ध्रुव व्रत। उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव क्या है? ये पॉइंट है जो इसके बीच का क्षेत्र होता है, इसे शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, शीत कटिबंध। तो देखिए ये शीत कटिबंध है आपका, और ये जो होता है ये आपका शीतोष्ण कटिबंध होता है, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये क्षेत्र। और ये आपका जो यहाँ से होता है विषुव रेखा से विषुव के बीच का जो क्षेत्र होता है ये कौन सा होता है? ये उष्ण कटिबंध होता है। ठीक है, तो सेम ऐसा ही दक्षिण में भी होता है। ठीक है, ये उष्ण कटिबंध। ठीक, तो यहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरी होती है, ये आपका 66 डिग्री होती है, तो ये आपका उष्ण कटिबंध। सेम इधर भी उष्ण कटिबंध ये प्रदेश, और ये शीतोष्ण कटिबंध और ये शीत कटिबंध। ठीक है, तो लैटिट्यूड के बारे में जितना बताना था उतना कंप्लीट बता दिया। और एक पॉइंट और बता देता हूँ, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से आप जाते हैं ध्रुव की तरफ, तो जो लैटिट्यूड के बीच की दूरी होती है कम होती जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि लैटिट्यूड जैसे कि ये गुजरा होता है तो इसके बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है।
आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, जो प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप। हिंद महासागर का मॉरिशस द्वीप जो है 1 अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, ठीक है। जो हिंद महासागर में आपका टोंगा द्वीप है, हिंद महासागर में स्थित, सॉरी, प्रशांत महासागर में जो टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप 1 अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। बता रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। क्वेश्चन के रूप में पूछ रहे हैं कि आपको बताना चाह रहे हैं उस। चलिए देखते हैं। तथा इनके बीचों की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। सॉरी, मैंने जो आपको बताया था ये दूरी लॉन्गिट्यूड, उसकी लॉन्गिट्यूड की होती है, लॉन्गिट्यूड में दूरी घटती जाती है, लैटिट्यूड में नहीं घटती है, ठीक है। वो मेरी कन्फ्यूजन हो गई थी तो मैंने बता दिया। जैसे कि आप जो ध्रुव पे जाएंगे तो दूरी बीच की कम होती जाती है। कैसे कम होती है बताता हूँ आपको। जैसे ये पृथ्वी है तो इस पे से ये रेखा गुजरी होती है, कंप्लीट एक। तो ऐसे जैसे जैसे आप ध्रुव के पास जाएंगे, जैसे ये रेखा ऐसे गुजरी होती है, ठीक है। तो ध्रुव के पास जैसे जाएंगे अब दूरी कम हो जाती जाती है, बीच की डिफरेंस कम होता जाता है, ठीक है। बताया जरा भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सीधे देशांतरी यमोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। जैसे कि इन्होंने डिसाइड किया, आप जानते हैं पृथ्वी गोल है तो इसमें कहाँ से किस सीरीज से लगते हैं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं किनारा है कि किनारे से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने एक प्लेस डिसाइड किया कि यहाँ से करेंगे तो ये उत्तर होगा, ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने जो प्लेस डिसाइड किया बता रहे हैं कि देखिए, ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। किन्होंने से जो लॉन्गिट्यूड था, देशांतर जिसे आप कहते हैं हिंदी में, हिंदी के लिए इन्होंने काउंटिंग नंबर रखा कि कितनी रेखाएं हैं, ये काउंट करके बांटा जाएगा रेखाओं में, ठीक है। और जो 1 डिग्री की रेखाएं जो बांटी डिग्री में, इनमें 1 डिग्री में जो टाइम होता था 4 मिनट का गैप होता था, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, आपको क्लियर होगा। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं, जो ग्रीनविच टाइम जिससे पूरी दुनिया का टाइम कंट्रोल होता है, इससे टाइम कैलकुलेट करते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप लेफ़्ट से स्टार्ट करिए या राइट से, मतलब है कि पूर्व से स्टार्ट करिए या पश्चिम से आप जाएंगे तो फिर उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो 180 डिग्री प्रमुख यमोत्तर तथा 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पूर्व का पश्चिम का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 जो है पूर्व और 180 पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो आप जो एक पूर्व से जाएंगे या पश्चिम से जाएंगे, पूर्व से जैसे कि आप जाइए पूरी पृथ्वी को घूम के आइए, तब भी आप जो 180 डिग्री पहुँचेंगे एक ही क्रम पे होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, ये पृथ्वी आपने यहाँ से ये ग्रीनविच टाइम बना, अब यहाँ से आपने सारे गोले लिए, यानी कि लाइन खींची, पीछे से आगे से पीछे से खींच के, फिर आप जब यहाँ पे आए आपने जो 180 लाइन खींची, 180वीं लाइन सेम थी, एक ही लाइन थी, ठीक है। वही बता रहा है कि 180 जो आपके उत्तर है और पूर्व है पश्चिम है, सेम लाइन है, ठीक है, ये बता रहा है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं दक्षिण यमोत्तर के द्वारा बने ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी है हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हो। उदाहरण के लिए असम में धुबरी
देखिए ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 6 क्लास में एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मैं भी उम्मीद है कि यूपीएससी पूछ सकता है। असम में जो धुबरी है 26 डिग्री उत्तर में है और 90 डिग्री पूर्व देशांतर में, ठीक है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी, ठीक है। इसको समझने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाले क्षैतिज बता रहे हैं कि ये क्या करना है आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। चलिए मैप दे रखा है, आपको मैप क्लियर कराता हूँ मैं, जैसे कि मैपिंग भी आपके साथ साथ क्लियर होती रहेगी, तो आपको भी बेनिफिट होगा इसका भी। देखते हैं, चलिए 1 मिनट। एक सेकेंड, सीधा आ जाए मैप। चलिए आगे सीधा देखिए, शो कर रखे हैं इसमें कुछ जॉनसन कि भारत के विषय में। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे बेलो हॉरिजॉन्टे जो है आपका, ये यहाँ पे पड़ता है, बेलो हॉरिजॉन्टे यहाँ पे, ठीक है। और महाराष्ट्र में तो जानते ही हैं आप, यहाँ पे चंद्रपुर, ठीक है। यहाँ से आपकी गुजरती है जो कर्क रेखा है, यहाँ से गुजरती हुई, ठीक है। महाद्वीप के बारे में देखते हैं कि ये आपका उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये आपका एशिया है और यूरोप, ठीक है। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत और कौन से क्या क्या डिवाइड करता है, कौन सा पर्वत डिवाइड करता है, ये आप बताइएगा। इसके आगे मैं बताऊंगा अदर कौन से लेख हैं जो डिवाइड करते हैं एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। चलिए अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। जी चलिए, जैसे कि चैप्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट था इसमें जो बताया गया था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया जो इम्पोर्टेंट था इसमें। तो इसमें सिर्फ पढ़ने के लिए बचा है, वो पढ़ लेते हैं कंप्लीट, कि आपको भी हाँ बिलीव रहे कि हाँ आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, कंप्लीट पढ़ी है, ठीक है। जैसे कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो और भरोसा हो कि हाँ आपको लगे भी कि हाँ मैंने पढ़ा है, तभी आप कर पाते हैं। जैसे कि पढ़ने के बाद भी कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैंने पढ़ा है, वो सोचते हैं कि मैंने छोड़ दिया या कुछ पॉइंट नहीं पढ़े हैं कि मैंने पढ़ लिया है। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस, आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, पेपर एग्ज़ाम देने जाएंगे, कॉन्फिडेंस है, अगर एक क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो आप तुक्का भी लगाएंगे फिर भी वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंस अंदर होगा तो उसमें सही आंसर पे टिक करेंगे, इसलिए कॉन्फिडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कंप्लीट लगे, जैसे कि मैं कर सकता था इसके लिए भी कि इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो थे मैं उसको अलग एक सीट पे बना लेता, उसके बाद आपको बताता। बट उसके तरीके से काफ़ी क्लास पढ़ी हुई थी, जैसे कि मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत लोग पढ़ाते हैं एनसीईआरटी पढ़ाई है, सर ने अच्छा पढ़ाया, सर ने कंटेंट भी सर का अच्छा है, बट मैंने सोचा कि एक कुछ अलग करते हैं, तो इसके लिए मैंने मोस्ट एनसीईआरटी की बुक उठाई, उसमें आपको जो फैक्ट होते हैं वो फैक्ट आपको हाईलाइट किया, वो फैक्ट आप पढ़ें और उसके साथ साथ कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो मैंने ये थिंक सोचा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप लोग देख रहे हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है और शेयर तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो लाइक कीजिए, जैसे कि मैं भी आपके लिए कर रहा हूँ कुछ, तो मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि हाँ मैं भी सही हूँ, गलत नहीं हूँ। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन देखते हैं, देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है
स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती हैं। ठीक है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो देख लीजिएगा, पृथ्वी किस ओर से चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, ये आपको पता होगा, बट एक पॉइंट के रूप में आप लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो पॉइंट आता रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम कर लेंगे, आता है मुझे, बट जब एग्ज़ाम में सामने आता है तो उसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार पॉइंट लिख लीजिएगा। आप जब नोट्स अपने पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपके आंखों के सामने बार बार आएगा, तो आपको याद रहेगा। ठीक है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर के दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। 24 घंटे में देखिए 360 अक्षांश घूम सकते हैं, घुमा जाता है, तो 1 घंटे में 15 और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, 1 घंटे में कितने डिग्री? 15 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री। ठीक है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 उत्तर में कितने बजे होंगे? आप सोचिए कि ग्रीनविच पे 15 बजे हुए हैं, ग्रीनविच जो हमारी रेखा है, और ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में कितने होंगे? 15 को आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 60 मिनट। मैं बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा एक बार में। जैसे कि ये मान लीजिए, जैसे मैप सही नहीं बन रहा है, बट हमारे पास अभी उतना इंस्ट्रूमेंट और इतना नहीं है, बजट भी नहीं है कि मैं उतना कर सकूं, तो आप सपोर्ट कीजिए। तो ये जैसे कि भारत का मान लीजिए मैप पे इंडिया का, तो इसमें जो हमारा ये यहाँ से 8.4 डिग्री है, सॉरी 697.25 जो लैटीट्यूड है, तो इससे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आप आ रहे हैं और बीच में जो गैप पड़ रहा है 15 डिग्री का पड़ रहा है। ठीक है, तो 15 डिग्री में जो सूर्य यहाँ पे 15 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? 60 मिनट। तो सूर्य यहाँ पे 60 मिनट पहले दिखेगा, यहाँ पे 60 मिनट बाद दिखेगा। ठीक है, तो हमारे जो टाइम टोटल गैप कितना होता है ये आप बताइएगा, कि यहाँ पे जो सूर्य होता है 97.25 और यहाँ पे 68.7, तो इतने में कितने मिनट का गैप होगा? और उत्तर नागालैंड में अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों को गुजरात में रहने वाले लोगों से कितने समय पहले सूर्य देखने को मिलेगा, और इन्हें कितने समय बाद सूर्य देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। जैसा कि मैं ये बता दे रहा हूँ कि एक आप शो ही कर रहा है आपके सामने कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, तो कितने डिग्री का डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे आप देखिएगा, घटा के कितने डिग्री का डिफरेंस बन रहा है उसको 4 से गुणा कीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपको प्रीवियस आप देखेंगे, जैसे कि अब तो स्कूप नहीं रह गया, बट 2015 से पहले ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर भारत की यानी कि ग्रीनविच टाइम जो रेखा है उत्तर में स्थित है, इससे दक्षिण में कितना टाइम हुआ होगा, जब सूर्य हमारे पश्चिम में इतनी दूरी पर है तो पूर्व में इतने टाइम क्या समय हुआ होगा। टाइम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसा कि अब स्कोप नहीं है, बट आप फिर भी एक बार देख लेंगे, इसको समझ लेंगे, ईजिली है, एक कॉन्सेप्ट है मेनली छोटा सा, तो आपको अच्छा रहेगा कि कभी मे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर पाएंगे। यही बताया गया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्थान जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के सूर्य के 12 बजते हैं। चलिए इसमें ये बताया गया, तो टाइम ना वेस्ट करने की, जैसे कि आपकी भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारक तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। ठीक है, गुजरात में और असम में आप बताइएगा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितना डिफरेंस है। कबीर भोपाल के निकट छोटे नगर में रहता है। चलिए कोई नहीं, ये एक कहानी के रूप में पूछा गया है, जैसे मैंने आपसे पूछा उसी तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, भारत ग्रीनविच के, देखिए ये ग्रीनविच बताई गई है जो भारत का टाइम्स डिसाइड होता है
भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.30 पूर्व में स्थित है, ठीक है। यहाँ का समय ग्रीनविच जो समय से कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में कितने बजे होंगे, 7:30, ठीक है। कुछ देशों के देशांतरी विस्तार देखिए, यहाँ बता रहा है कि जो हमारे भारत में तो एक ही ग्रीनविच माइन टाइम अपनाया गया है, बट कुछ देशों का जो है विस्तार काफ़ी बड़ा है। जैसे कि आप रशिया ही देख लीजिए या चाइना देख लीजिए, तो उन्होंने काफ़ी टाइम यानी कि अलग अलग टाइम अपनाया है, तो 11 मानक समय अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस में देखिए 11 मानक समय है, ठीक है, अलग अलग अपनाया गया है। चलिए चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। इसके क्वेश्चन देखते हैं कुछ, उसके बाद प्रमुख यमोत्तर का मान क्या है, आप बताइएगा क्या मान है इसका। आप कमेंट कीजिएगा सारे क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो आप जानते हैं शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। जैसे मैं बताया था, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। देशांतर की कुल संख्या कितनी है, देशांतर की संख्या भी बताई थी मैंने। दक्षिण ध्रुव स्थित है, कहाँ पे स्थित है। ग्रिड किसका जाल है, ग्रिड जो है किसका जाल है, ये बताइएगा, ठीक है। ये जैसे कि आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहले ही शुरुआती में दे रखा है, मैंने बताया था किस का जाल है, ठीक है। चलिए कंप्लीट होता है, ओके। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो और मेरा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि हमारा जो एनसीईआरटी प्लान चल रहा है, 90 डेज़ में मैं एनसीईआरटी कंप्लीट करूँगा, तो मेरा जो फोकस पॉइंट है 2022 पे है। जैसे कि आप क्वेश्चन जो देखते हैं यूपीएससी के प्री के हैं, तो मेनली आपके जो क्वेश्चन होते हैं आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट बेस पे मिल जाते हैं। तो मेरा जो प्रोग्राम है कि मैं आपको दिसंबर के लास्ट तक हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूं, और फरवरी तक आपको मे बी फरवरी से पहले ही 15 फरवरी तक पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो इतने डेज में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा, ठीक है। और मेरा कोशिश रहेगा कि 15 डेज़ में आपको 15 फरवरी से 30 फरवरी तक साइंस के एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूँ। साइंस के एनसीईआरटी में जैसे आपको 6 टू 12th पढ़ना है, तो उसमें मैं 6 के एनसीईआरटी में आपको 6 जो है 2 दिन में, 7 3 दिन में, 8th भी 3 दिन में, 9th 10th में जो लगेगा कुछ समय 5 डेज़ वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो फरवरी तक हमारा जो प्लान है कि कंप्लीट आपको एनसीईआरटी करा दें। उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा मार्च अप्रैल मई, तो उस टाइम में आप जो एनसीईआरटी से नोट बनाएंगे उसको रिवीजन कीजिएगा, आपका एनसीईआरटी कंप्लीट रहेगी, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना रहेगा और उससे रिवीजन करना रहेगा, ओके। थैंक यू।